हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधा। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। 10 सितंबर और 13 सितंबर 2 दिन आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है। 10 सितंबर को आपका एएसओ का है और 13 सितंबर को आपका सीसी 71st का है। देखिए, करंट अफेयर का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है आपके एग्ज़ाम में, तो करंट अफेयर को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो डीएसओ का पेपर हुआ था 9 अगस्त को, जो कि बीपीएससी ने लिया था, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो यहाँ पे जो भी 20 से 22 प्रश्न करंट अफेयर्स के हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले, क्योंकि यहाँ से मे भी पॉसिबिलिटी है कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा इससे रिलेटेड न्यूज़ भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है आपका कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश से है। यानी कि जो हायर एजुकेशन है उसमें अगर सबसे अधिक भारत में कोई देश के छात्र पढ़ते हैं तो वो है आपका नेपाल। अब देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट्स, AISHE क्या है, तो देखिए ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन फुल फॉर्म हो गया इसका। 2021-22 में ये रिपोर्ट जो पब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके टोटल हायर एजुकेशन के लिए 4.33 इनरोलमेंट हुआ था, नामांकन, जिसमें शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 66.23 लाख है, शेड्यूल ट्राइब का 27.1 लाख है और फीमेल का इसमें 2.07 करोड़ है। ये 3 डाटा आप महत्वपूर्ण रखिएगा, मे भी अगले एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि AISHE रिपोर्ट के अनुसार कि SC के कितने छात्र नामांकन हैं या ST के, या फीमेल कितनी है, क्योंकि आए दिन फीमेल जो है महिला सशक्तिकरण की चर्चा होती रहती है। PhD में इनरोलमेंट जो है वो कितना बढ़ा है, तो 2014-15 की अपेक्षा यहाँ पे 81.2% बढ़ा है उस समय से लेकर के अभी तक। और नेपाल अकेले 28% जो फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं वो भारत में प्रतिनिधित्व करता है। अफगानिस्तान के सेकंड स्थान है 6.7%, USA का है 6.2%। और देखिए USA वाला में भी डाटा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अभी भारत और उसके बीच टैरिफ को लेकर के एक अलग युद्ध छिड़ी हुई है। अब देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFSHS 5 के रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। इसमें दिया गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड है। तो देखिए आधार कार्ड 90% के पास है, ये बिल्कुल कथन सही है। 97% घरों में बिजली है, ये भी कथन आपका सही है। 96% घरों में बैंक या डाकघर का खाता है, तो ये भी सही है। और 83% घरों में शौचालय की सुविधा है, तो ये भी सही है आपका, यानी कि उपयुक्त सभी, B नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा यहाँ पे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगले एग्जाम में आपसे पॉइंट जो पूछा जाएगा उसका रिपोर्ट हमने यहाँ पे रखा है। देखिएगा, ये हाउस होल्डिंग रिपोर्ट है जो कि 5वें रिपोर्ट में जारी किया गया था। ये हाउस होल्डिंग पॉपुलेशन एंड हाउसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा कितनी है, तो 96% जो हाउस होल्ड्स हैं वो इम्प्रूव्ड सोर्स ऑफ वाटर ड्रिंकिंग है उनके पास, यानी कि नल की जल पहुंच चुकी है उनके घर। तो कितने है परसेंटेज, 96%। सैनिटेशन, तो 69% सैनिटेशन है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे हाउस होल्ड के लिए पहुँच चुकी है। और एक्सेस टू सैनिटेशन, तो देखिए 83% हाउस होल्ड हैव एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटी। तो टॉयलेट फैसिलिटी कितने प्रतिशत घरों के पास है, तो 83% में है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की पहुंच कितनी हो चुकी है, तो 97% यहाँ पे देखिएगा। और उसमें भी अगर आपसे पूछ दे तो 95% रूरल में है उनके पास और 99% शहर में रहने वालों के पास बिजली की उपलब्धता है। कुकिंग फ्यूल, तो यानी गैस की उपलब्धता, तो ओनली 59% है आपका हाउस होल्ड, तो 59% के पास ही है केवल। तो अगले बार ये क्वेश्चन अगर पूछे आपसे तो ध्यान रखिएगा फ्यूल को लेकर के। और इसके बाद यहाँ पे एज डिस्ट्रीब्यूशन, तो 27% है आपके पॉपुलेशन, जो कि 15 से 12 के बीच में है। जो कि 15 देखिए 27% ऑफ पॉपुलेशन इज अंडर एज 15, तो 15 साल के अंदर में कितने परसेंटेज है, 27%। और 12% यहाँ पे 12% इज एज 60 ईयर, तो 60 ईयर से अबव के कितने हैं, 12%। आधार कार्ड, तो 90% लोगों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है। बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट, तो 96% के पास यहाँ पे उपलब्ध है। और बर्थ रजिस्ट्रेशन, तो 89% चिल्ड्रेन अंडर एज 5 हैड देयर बर्थ रजिस्टर्ड। तो जितने भी अंडर एज 5 हैं
उसमें से 89% देख सकते हैं यहाँ पे 89% बच्चों के पास बर्थ रजिस्ट्रेशन है। आगे इसमें देखिएगा तो डेथ रजिस्ट्रेशन की बात करें हम लोग तो 71%, 71% डेथ रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, जिसमें से देखिएगा तो 83% आपके अर्बन क्षेत्र में है और 66% ग्रामीण क्षेत्र में है। तो मेन ये वाला 71% इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर में। रूरल वाला कम ही चांस है, लेकिन फिर भी इसको देखिएगा एक बार। अर्फन्स, तो जो अर्फन जिनके माता पिता छोड़ देते हैं, तो एमॉन्ग चिल्ड्रेन अंडर एज 18 5% आर अर्फन्स, तो 5% अनाथ होते हैं जो हैं यहाँ पे, और 3% आर नॉट लिविंग विद देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स, तो अपने पिता के साथ नहीं रहते हैं जो बायोलॉजिकल उनके पिता हैं 3%। प्री स्कूल अटेंडेंस, तो 40% ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स एज 2 and 4 years अटेंडेड प्री स्कूल। तो प्री स्कूल में बच्चे जो होते हैं 2 से 4 साल के बच्चे, वो कितने हैं, तो उनका अटेंडेंस कितना है, तो 40% है, 40% है। इसके बाद देखिएगा तो स्कूल अटेंडेंस, द नेट अटेंडेंस रेशियो फॉल्स फ्रॉम 83% इन प्राइमरी स्कूल टू 70%, तो यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई है। 83 था पहले और 71 हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस डाटा को ध्यान रखिएगा कि स्कूल का अटेंडेंस गिरा है इस बार, नेट रेशियो। तो यहाँ पर देखिएगा डिसेबिलिटी में तो जस्ट 1% यहाँ पर डिसेबिलिटी के लिए। टोबैको एंड एल्कोहल यूज, तो 38% ऑफ मेन एंड 9% ऑफ वुमेन एज 15 एंड ओवर करेंटली यूज एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, यानी कि पुरुष कितने परसेंट है, तो 39% है, महिला कितने 9%, जो कि 15 और उससे ऊपर के हैं एज में, वो तंबाकू यूज करते हैं। और इसके बाद है आपका कि 1% वुमेन, तो 1% महिला और 19% पुरुष 15 और उससे ऊपर के एज के हैं जो एल्कोहल लेते हैं। अब इसके बाद देखिएगा तो हाउस होल्ड ओनरशिप ऑफ मस्कीटो नेट, more than 1/3 of household 36% in India have at least one mosquito net and 8% have at least one insecticide treated mosquito net, तो जिनके पास जैसे कि अपनी मस्कीटो नेट है वो 36% संख्या है यहाँ पे। तो NFSH ये रिपोर्ट था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 2019-21 में रिपोर्ट ये जारी किया गया था। तो इस डाटा को पूरे को याद रखिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे मैं टेलीग्राम पे इसको डाल दूंगा इस पेज को अलग से, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है, तो फेनी नदी पर बनाया गया है, इसको याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वेड का सदस्य नहीं है। देखिए क्वेड का सदस्य कौन कौन होता है, तो इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए 2004 में जब हिंद महासागर में सुनामी आया तो उसके बाद जो राहत बचाव कार्य किए गए थे, तो उस समय अस्थायी एक गठबंधन हुआ था, लेकिन 2007 में शिंजो आबे जो कि तत्कालीन उस समय के जापान के थे, तो उस समय उनके द्वारा ये घोषणा की गई, प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहाँ के जापान के, कि ये एक गठबंधन किया जाए। और देखिए क्वेड नाम क्यों पड़ा, तो क्वेड नाम इसलिए पड़ा, देखिए यहाँ पे इंडिया हो गया, यहाँ पे जापान हो गया, और ये यूएसए हो गया और ऑस्ट्रेलिया, ये एक मिलाइएगा तो क्वेड्रिलेटरल शेप बनता है, ये नहीं चतुर्भुजाकार बनता है। तो इसको चतुर्भुज सुरक्षा संवाद भी बोला जाता है, यानी क्वाड्रिलेटरल के आधार पर ही क्वेड इसको बोला जाता है। और इंडो पैसिफिक ओशियन में सुरक्षा को लेकर के इसका गठन किया गया था। इसका शिखर सम्मेलन भी बीच में होते रहता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है आपका कि भारत क्यों मायने रखता है, वाई इंडिया इज मैटर, तो एस जयशंकर साहब की ये किताब है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सदातंसिक भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच हुआ है। तो देखिए सदातंसिक भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कुछ सैन्य अभियान से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो कि मे भी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में आ जाए। तो देखिए सदातंसिक आपने देखा है कि भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ था, और इसका आयोजन राजस्थान में किया गया था। तर्कस की बात करें, देखिए अभी इंडिया यूएसए के बीच में टैरिफ को लेकर के वार चल रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए कि अमेरिका से प्रश्न आ सकते हैं। तो तर्कस किसके बीच में होता है, इंडिया यूएसए। टाइगर ट्रम्प तो इंडिया यूएसए। सी डिफेंडर्स तो इंडिया यूएसए। और टाइगर क्लॉ ये नया हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा, टाइगर क्लॉ ये जरूर पूछेगा, इंडिया यूएसए के साथ में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21, यहाँ पर देखिएगा
तो दिसंबर 2024 में किसे हराकर डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने थे? तो देखिए डिंग लेरेन को ये हराए थे। और ये कहाँ पर हुआ था? तो सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ था 2024 में। 2025 वाला कहाँ पे होगा? तो गोवा में होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो गोवा में होगा। और इसके पहले बात करते हो, देखिए 2002 में जो हैदराबाद में हुआ था, इस समय विजेता कौन हुए थे? तो विश्वनाथन आनंद। तो ये भी याद रखिएगा 2002 में कहाँ हुआ था? हैदराबाद में, जिस समय विश्वनाथन आनंद विजेता हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु जल संधि 1960 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अच्छा इसमें कौन सा कथन सही है हम लोग को ये देखना है। यह संधि जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान के बीच में लाहौर में हस्ताक्षरित की गई थी। तो देखिए पहला कथन तो सही है, 1960 में इनके बीच में गठबंधन हुआ था। ये तत्कालीन वहाँ के राष्ट्रपति थे और ये प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी 1960 में। और मध्यस्थता किसने किया था? तो विश्व बैंक ने किया था। देखिए विश्व बैंक के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा है। इसको याद रखिए, ये भारतीय हैं तो पूछा जा सकता है। सेकंड नंबर स्टेटमेंट कि इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु और झेलम नदियों से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दी। अभी ये स्टेटमेंट सही है, इसको आगे हम बताऊंगा कैसे सही है। थर्ड नंबर है कि अस्थायी सिंधु आयोग में भारत और पाकिस्तान से एक आयुक्त होंगे। ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। अब थोड़ा सा इसके डिटेल्स में जाइएगा, क्योंकि चिनाब, सिंधु और झेलम नदी पे जल विद्युत शक्ति के लिए भारत को कैसे अनुमति मिली। तो देखिए ये जो समझौता हुआ था, तो इस समझौते के तहत 3 जो पूर्वी नदियाँ थीं, ब्यास, रावी और सतलुज, इसका नियंत्रण भारत को, तथा जो 3 पश्चिमी नदियाँ थीं, सिंधु, चिनाब और झेलम, इसका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। लेकिन विवादास्पद वे प्रावधान थे जिनके अनुसार जल का वितरण किस प्रकार किया जाएगा। तो यह निश्चित था, क्योंकि पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदियों का प्रवाह भारत से होकर के आता है, यानी सबसे पहले भारत से इनका प्रवाह जाता है। तो संधि के अनुसार क्या हुआ कि भारत को उनका उपयोग, जो जल है उसका उपयोग परिवहन के लिए, सिंचाई के लिए और बिजली उत्पादन के लिए किया गया। इसलिए आपका सेकंड नंबर स्टेटमेंट भी सही हो जाता है कि जो पूर्वी नदियाँ हैं, पश्चिमी नदियाँ हैं जो कि पाकिस्तान के नियंत्रण में है, लेकिन इस पर सिंधु, चिनाब और झेलम, इस पर भारत, चूँकि भारत से ही होकर के जाती है पानी, तो इस पर बिजली बना सकता है, परिवहन के लिए उपयोग कर सकता है और सिंचाई के लिए। अभी देखिएगा तो सिंधु जल समझौता है जो उसको भंग कर दिया गया है, जो पहलगाम की घटना हुआ था। तो सभी उपयुक्त कथन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, तो भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ किन किन अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री 2025 यहाँ पे एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे? चलिए अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये नासा प्लस स्पेसएक्स के पहल से हुआ था। इसमें रॉकेट कौन सा था? तो फाल्कन 9 था। इंडिया की तरफ से कौन थे? शुभांशु शुक्ला थे। यूएसए की तरफ से कौन थे? पैगी विटसन थे, जो कि यहाँ पे कमांडर थे। और हांगकांग के कौन थे? यहाँ हंगरी के सॉरी यहाँ पे कौन थे? तो टाइबर कापू थे यहाँ पे। और पोलैंड के कौन थे? तो साल्वाजोज विजांस्की थे। तो यानी कि यहाँ पे पोलैंड थे, ठीक है, पोलैंड के थे, हंगरी के थे, यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात के थे, और एक इंडिया के थे। यहाँ पे नॉर्वे नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से इस जन मिशन हिस्सा थे, ऐसे कौन कौन हिस्सा थे? तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो 1, 3, 4, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा प्रश्न है हम लोग का, इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? देखिए इसरो का जो प्रथम सौर मिशन है वो आदित्य L1 है, और 2 सितंबर 2023 को PSLV C-15 से इसको प्रक्षेपित किया गया था। और लैग्रेंज बिंदु L1, ये क्या है L1 बिंदु? तो याद रखिएगा पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर ये बिंदु स्थित है, जहाँ पे जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो संतुलित होता है। इससे क्या हुआ कि इस पॉइंट पे इसको स्टेबल करने से जो प्रक्षेपण किया गया था आदित्य L1 मिशन, तो वो गुरुत्वाकर्षण जहाँ पर संतुलित है, तो ये बिना किसी बाधा के सूर्य का आसानी से चक्कर लगाता रहा और अवलोकन करता रहा। इसलिए यहाँ पे L1 पॉइंट पे 15 लाख किलोमीटर पे इसको कक्षा में स्थापित किया गया था, ताकि गुरुत्वाकर्षण का इस पर प्रभाव ना हो, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि इसको हिंदी में अगर बोले हम लोग तो क्या बोलते हैं? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में की गई थी। और देखिए इस बार कहाँ पे इसका हुआ था?
शिखर सम्मेलन, तो ये हुआ था युगांडा के कंपाला में हुआ था। तो युगांडा ऑप्शन में है, राइट आंसर ए हो जाएगा। विषय क्या था इस बार का? विषय हो सकता है कि पूछा जाए 71वीं या ए उसमें, तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। विषय क्या था? वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं, इनका मिलान करना था। ऑपरेशन गंगा, तो देखिए ऑपरेशन गंगा कहाँ चला गया था? तो यूक्रेन में, तो 4 का ए हो जाएगा। ऑपरेशन कावेरी तो सूडान में चला गया था, बी का 3 हो जाएगा। ऑपरेशन अजय आपका इजराइल में चला गया था, तो सी का 2 हो जाएगा। और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में, तो डी का 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपका अगर मिलान करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन है देख लीजिए। ऑपरेशन सरद हवा किसके द्वारा चलाया जाता है? तो बीएसएफ के द्वारा। ऑपरेशन उपलब्ध, तो ये रेलवे द्वारा टिकट की कालाबाजारी को रोकने हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन सजग, ये तटरक्षक बल के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त, तो ये तुर्की को मदद करने के लिए चलाया गया था। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ भारत का ऑपरेशन सिंधु चल रहा था, तो उसमें तुर्की ने पाकिस्तान की मदद किया, जबकि भारत ने इसको ऑपरेशन दोस्त के तहत काफ़ी मदद की थी। तो मे भी ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि क्वेश्चन आए। ऑपरेशन ऑक्टोपस, तो देखिए ईडी और एनआईए के द्वारा जो पीएफआई था, तो उसके विरुद्ध छापेमारी चलाई गई थी। तो ये ऑपरेशन याद रखिएगा कुछ। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कंपनी ने भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और देखिए जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था ना, तो उसके पहले इसका रेट आ गया था 270 रुपये, जो इसकी शेयर प्राइस है। लेकिन जब युद्ध हुआ, चूँकि एयर डिफेंस सिस्टम के काफ़ी अच्छे वहाँ पर रिस्पॉन्स मिले इसके, तो इसका प्राइस आपका 436 रुपये तक चला गया था। तो ये कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हालांकि फिर इसके शेयर के प्राइस नीचे आ चुके हैं। देखिए मिशन सुदर्शन चक्र, इसको याद रखिएगा, 15 अगस्त के शुभ अवसर पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की। तो मिशन सुदर्शन चक्र किससे संबंधित है? तो स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने को लेकर के इसको लॉन्च किया गया है। और इसका नाम किस पे पड़ा? तो भगवान कृष्ण के जो पौराणिक ढाल है उसके सम्मान में इसका नाम रखा गया, क्योंकि जन्माष्टमी के एक दिन पहले ये लॉन्च किया गया था, तो इसलिए उनके सम्मान में ये नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे माना जाता है? तो जॉन मैकार्थी को माना जाता है। राइट आंसर ए होगा। और चैट जीपीटी किनकी है? तो ओपन एआई का है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एक संबंध कंपनी है। और सैम अल्टमैन ने चैट जीपीटी का, चूँकि इसके अभी सीईओ भी हैं ये, तो सैम अल्टमैन चैट जीपीटी के हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल विजेता कौन थी? तो देखिए फ्रेंच ओपन 2025 की बात करें तो देखिए फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो कोको गॉफ थी, यूएससी की थी ये पहली बार क्ले कोर्ट पे विजेता हुई हैं। और उप विजेता कौन है? तो आर्यन साबलेंका, जो कि बेलारूस की रहने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? तो देखिए इसके लिए हम लोग इसके पहले मैप को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया यूक्रेन, इसकी राजधानी कहाँ पे? कीव। तो यूक्रेन की राजधानी कीव याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे बेलारूस से बॉर्डर लगता है, पोलैंड से भी बॉर्डर लगता है, स्लोवाकिया से भी बॉर्डर लगता है, हंगरी से भी बॉर्डर लगता है, मालदोवा से भी बॉर्डर लगता है इनका, रोमानिया से भी बॉर्डर लगता है इनका। अब यहाँ पे हम लोग का प्रश्न क्या पूछा गया है कि यहाँ पे किस किस से बॉर्डर लगता है? तो मालदोवा से बॉर्डर लग रहा था, बेलारूस से भी लग रहा था, रोमानिया से भी लग रहा था, और स्लोवाकिया से भी लग रहा था। देखिए एक बार हम लोग रोमानिया को देख लेते हैं, रोमानिया से लग रहा था कि नहीं? हाँ, रोमानिया से भी लग रहा था। तो यानी उपयुक्त में से सभी ऑप्शन लग रहा है यहाँ पे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, बी नंबर। अब चलिए अच्छा यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लें। तो देखिए यहाँ पे आपका ये है आपका क्रीमिया, और इस पर कब्जा किसकी है? तो क्रीमिया पर कब्जा है 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। हालांकि पूरी देश क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा मानती है, फिर भी रूस के कब्जा में है ये। और ये है आपका ब्लैक सी, और यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी, मरमरा सी। और यहाँ पे देखिएगा तो ये है बास्पोरस की संधि, जो कि टर्की यहाँ पे इसको अपने अंडर में यहाँ पे है, इसके अंडर में है बास्पोरस की संधि, जो कि यहाँ से एशिया को और यूरोप को डिवाइड करता है, प्लस
काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय में ये बहुत संकरा मार्ग है। तो याद रखिएगा कि काला सागर और मरमरा सागर को कौन जोड़ता है, तो वासपोरस की संधि जोड़ता है, जो कि टर्की के पास है यहाँ पे। तो और ये एशिया और यूरोप को अलग भी करता है। कौन करता है, तो बास्पोरस की संधि। तो ये स्टैटिक के रूप में याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरमुज डल जमड़ू संधि किसके खाड़ी के बीच स्थित है? फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। इसके लिए भी मैप के आधार पर हम लोग चलेंगे। हम लोग से पूछा गया हरमुज जल डमरू। तो देखिए यहाँ पे हरमुज जल डमरू की हम लोग अगर बात करें तो जो हरमुज जल डमरू संधि है ना, वो ईरान यानी फारस और ओमान के बीच में है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ओमान। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, फारस की खाड़ी 1 और ओमान। तो 1 और 4 कहाँ पे है, राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 2024 में नाइजर के साथ किन किन अन्य देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास से अपनी वापसी की घोषणा की? तो देखिए इसमें माली था और बुर्किना फासो था, दोनों था। 3 और 4, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन L1 रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है? देखिए एक्चुअली में L1 रूट जो है ना, वो नेटवर्क से संबंधित है, इंटरनेट से संबंधित है। और ई गवर्नेंस सेवा को तेजी लाने के लिए 2022 में ही राजस्थान सरकार ने इसको लागू किया था। तो पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान, डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2018 में हुआ, ये गलत कथन है। 1 जनवरी आपका और 2015 में हुआ था, तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, यह योजना आयोग के प्रतिस्थापन था, बिल्कुल सही है, उसी का स्थान पे आया था। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, यहाँ नेशनल यहाँ पे नीति आयोग, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये राइट आंसर है। 4 नंबर, नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होती है, ये भी सही है। तो 4 सही है, 3 सही है, 2 सही है, तो 2 3 4 किस में है, तो राइट आंसर डी हो जाए इसका। अभी इसके वर्तमान में अगर हम लोग बात करें कि उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हैं उपाध्यक्ष, याद रखिएगा। और CEO कौन है इसके, तो VV सुब्रमण्यम है। तो VV सुब्रमण्यम है, VV या सुब्रमण्यम, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आज का, और ये शायद लास्ट है, आज का लास्ट प्रश्न है इसमें, भागलपुर बिहार शहर का विशेष रूप से जाना जाता है, तो टसर सिल्क, इसको GI टैग मिला था। देखिए GI टैग 1999 एक्ट के तहत होता है। 1999 में इसका एक्ट आया था, GI टैग के लिए 10 वर्षों के लिए होता है। और 2004 में सबसे पहले GI टैग मिला था, जो कि चाय को मिला था, दार्जिलिंग के चाय को, ठीक है, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की यहाँ पे राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की गठन का फैसला कहाँ किया गया है, तो बिहार में होगा राष्ट्रीय मखाना बोर्ड। और मिर्चा चावल का GI टैग कहाँ मिला है, पश्चिमी चंपारण को। तो ये सारे करंट अफेयर्स है, और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू मिल सकते हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट हमने बताए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और कोशिश रहेगी हमारे अन्य जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके भी करंट अफेयर आपके साथ साझा करते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।